What's up guys? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोट देखिए कितनी शानदार है. Knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. जितनी भी बातें मैंने आज तक आप लोगों को बताई है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग वो नहीं जानते होंगे. आप लोग सारी बातें जानते हैं. बट लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है? वो सबसे बड़ी बात ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करने वाली. जो भी स्टूडेंट ये बातें सुन के उनको इम्प्लीमेंट कर लेता है, उसको वो जो चीजें चाहिए होती हैं लाइफ में, जो उसका गोल होता है, वो उसको प्राप्त कर लेता है. लेकिन जो भी बंदे उसको इग्नोर करते रहते हैं कि आज छोड़ो कल करते हैं, कल छोड़ो परसों करते हैं, तो उनके लिए वो गोल उतना ही दूर होता चला जाता है. आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी यार कि टालने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना जीतने वाले छोड़ देते हैं. तो जो भी चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं उनको उतना ही मिल पाता है जितने जो जीतने वाले हैं वो छोड़ देते हैं. तो इसलिए कभी भी चीजों को पोस्टपोन न करें. जिस दिन जो डिसाइड कर ले उस दिन कुछ भी हो उस काम को कंप्लीट करें. ठीक है. सॉरी. हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया एक्चुअली यार. कल जो न्यूज़पेपर डिस्कशन किया था, मुझे उसमें बताना था आप लोगों को कि हो सकता है कि आज थोड़ा न्यूज़पेपर लेट आए, क्योंकि मुझे आउट ऑफ द सिटी जाना था. तो पर लेकिन लास्ट रात आते आते लेट हो गया, तो लगभग 10-11 बज गए. तो 11 क्या 12 ही बज गए थे कंप्लीट. तो फिर मुझे सोना मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए फिर मतलब डिस्कशन सोचा मैंने, डिस्कशन करके मॉर्निंग में सो जाऊंगा. तो हो सकता है कि थोड़ा मेरी आवाज़ थोड़ा ट्रबल करे आप लोगों को, और हो सकता है कि बीच बीच में मतलब समझ रहे हैं ना. लगभग 30 आवर हो गए हैं जब से मैं सोया नहीं हूँ. तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करनी मैं ये चाह रहा हूँ, बस थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा. अगर कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा. ओके. तो देखिए ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और आज 4 अप्रैल है, तो देख लेते हैं हमको कौन से द हिंदू के आर्टिकल और डिस्कस करने हैं. और इसके अलावा हम पीआईबी भी डिस्कस करेंगे. ओके. चलिए अब देख लेते हैं. सॉरी यार, ये आज ट्रबल करेगा लग रहा है मुझे. मुझे लग रहा है सो लेना चाहिए था 1-2 घंटा. ये वाला आर्टिकल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की 150वीं एनिवर्सरी थी. हमने न्यूज़ डिस्कशन में डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि जो मोदी जी ने अपनी स्पीच दी थी और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस केयर थे, उन्होंने भी अपनी बात बताई थी. मतलब दोनों ने बोला था कि मिलके काम करेंगे और जितना भी बर्डन है जुडिशरी के ऊपर उसको कम करने के लिए देख उसके कम करने के सोल्यूशन देखा जाएगा. तो वही है कि मतलब बैलेंस ऑफ पावर बना के चलना है दोनों के बीच में. तो अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस वाले आर्टिकल को. ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. कई सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, प्रॉब्लम दी गई है. जो एनपीए से रिलेटेड आर्टिकल है मेनली, तो जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं. तो इस वाले आर्टिकल में आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिलेंगे कई सारे, और किस तरीके से क्या क्या, और यहाँ से आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी निकल कर आएगा. ये वाला आर्टिकल वेनेजुला से रिलेटेड है. वैसे तो नॉर्मल यहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कोर्ट के बीच में, और वो सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है. खुद की पॉलिटिक्स हम डिस्कस नहीं करते हैं. तो यहाँ पे आज आपको वेनेजुला का मैप और उस वाले वेनेजुला का पूरा साउथ अमेरिका जो है वहाँ के फीचर्स दिखाऊंगा मैं. साउथ अमेरिका में क्या क्या है, किस तरीके की घास उगती है वहाँ पे, तो थोड़ा जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे. ठीक है. ये वाला मणिपुर से रिलेटेड है. मणिपुर में नागा की प्रॉब्लम रहती है, हम पहले भी इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं. नागाज इशू रहता है वहाँ पे, और ऊपर से जो बाहर वाले आदमी मणिपुर में आते हैं उनसे भी इनको प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ पे आके मतलब जमीन खरीदते हैं, और एक तरीके से वही है कि इनकी खुद की लैंड भी वहां से निकलती रहती है. और ऊपर से जो नागालैंड वाला इशू है, इनको मणिपुर वालों को लग रहा है कि गवर्नमेंट ने नागा पीपल के साथ में कुछ ऐसा अकॉर्ड किया है कि हो सकता है कि इनकी खुद की लैंड भी निकाल के इनके स्टेट में से एक बड़ा नागालैंड वाला इशू एक स्टेट बना दिया जाए. और आज तक वो जो अकॉर्ड किया था उसको अब तक पब्लिक में भी नहीं लाया गया, और यहाँ पे अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है. तो वही सब इश्यूज हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये वाला आर्टिकल तो कंप्लीट बहुजन समाज बहुजन पार्टी जो कि मायावती जी की पार्टी है उससे रिलेटेड है. हाथी आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो उसी से रिलेटेड है. कंप्लीटली आर्टिकल जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. ये वाला साइड वाला आर्टिकल भी कुछ ज्यादा खास नहीं है. ऐसे ही गूगल पे सर्च करो, मूवी देखो, काइंड ऑफ चीजें वैसे ही बता रखी हैं. आप लोगों को सुटेबल लगे पढ़ लेना, मुझे कोई खास नहीं लगा है. ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है. ये वाला आर्टिकल के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ. हालांकि आर्टिकल यहाँ पे इतनी चीजें नहीं दे रखी है, पर एक्स्ट्रा मैंने बहुत सारी चीजें सर्च कर डाली इससे रिलेटेड कि क्या वर्ल्ड में ओशन का लेवल है, क्या वह कहाँ कहाँ पे मतलब सैलिनिटी है, और किस तरीके से जो सैलिनिटी रहती है उसको दूर किया जाता है, और जो सैलिन वाटर है उसको किस तरीके से पोर्टेबल ड्रिंकेबल वाटर बनाया जा सकता है, और कौन सी ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे खोजने की बात कर रहे हैं. तो काफी अच्छा आर्टिकल है, इसको काफी डिटेल में देखेंगे विद जियोग्राफिकल और फिजिकल फीचर. ओके. इसके अलावा पीआई भी करेंगे और न्यूज एनालिसिस हम लोग करेंगे ही. लगभग 1 घंटे का कंप्लीट होगा जो लेक्चर, तो पेशेंस बनाए रखिए और एंजॉय कीजिए. तो सबसे पहले जो वेनेजुला वाली न्यूज आ रही थी उससे रिलेटेड आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं चीजें. देखिए ये हो गया पूरा मैप, ठीक है ना. ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया. जो हमारा फोकस रहेगा वो साउथ अमेरिका वाले पोर्शन पे रहेगा.
ओके, अब देख लेते हैं साउथ अमेरिका वाले पोर्शन पे कहाँ पे फोकस रहेगा। ये फोकस है वेनेजुला, तो वेनेजुला के इंटरनल बातें वहां पे चल रही थी, तो हम वेनेजुला को पर्टिकुलर ना देख के हम पूरे साउथ अमेरिका को देखने वाले हैं। थोड़ा आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा ज्योग्राफी में आते हैं कि ग्रासलैंड डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या क्या होते हैं, ग्रासलैंड जो रहते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या होते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो वो हम सारी चीजें देख लेते हैं किसका क्या क्या नाम है। सबसे पहले तो आप वेनेजुला के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसी तरीके से वेनेजुला में भी यार ये ज्यादा प्रॉब्लम करेगा प्लीज यार, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, डिस्टरबेंस रहेगा आप लोगों के लिए, पर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तो जो वेनेजुला है वहां पे क्या हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है अभी, मतलब वहां पे भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो हमारी कंट्री में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी कंट्री के अलावा और किस कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ है। तो वेनेजुला में हुआ है। जब डिमोनेटाइजेशन हो जाए तो करेंसी का नाम भी पता होना चाहिए, तो बोलीवर यहाँ की करेंसी का नाम है और कारकस यहाँ की कैपिटल का नाम है, तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। दो क्या, कैपिटल तो ना भी रखेगा पर करेंसी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था अभी। ओके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, पहले इसके बारे में बता देता हूँ चीजें। तो सबसे बड़ी बात, अगर इसका एक तो फिजिकल फीचर अगर आप लोग ढंग से देखें तो ये क्या है, देखिए ये है यहाँ पे एंडीज माउंटेन। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एंडीज माउंटेन कहाँ पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है, ये साउथ अमेरिका में पड़ती है। और साउथ अमेरिका में खासकर कौन से एरिया को कवर करती है, ये है पेरू यहाँ पे, और यहाँ पे है चाइल। तो ये दो कंट्री हैं जिसमें से होते हुए जाती है, और ऊपर भी यहाँ पे कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, तो यहाँ तक भी होते हुए ये, तो नाम नॉर्मली इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को पता होगा अमेजन रिवर का भी यहाँ पे पता होगा, तो मतलब जो उसका बेसिन है पूरा, बहुत ही लार्ज एरिया है वहां पे, आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा होगा ये पूरा, तो ये अमेजन रिवर का बेसिन है पूरा, एक अच्छी खासी रिवर मानी जाती है ये वर्ल्ड में। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पे आप लोग ये नाम दिख रहे हैं छोटे छोटे से, यहाँ पे ये हो गया पम्पास हो गया, ये हो गया सेल्वास हो गया, तो ये नाम क्या क्या है, तो ये नाम है ग्रासलैंड के नाम है, ठीक है। तो ग्रासलैंड के नाम डिफरेंट अलग अलग एरिया में क्या क्या बुलाए जाते हैं, ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे ये हो गया यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये मैप भी देख लीजिए, आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, हालांकि थोड़ा धुंधला है ये, क्योंकि मुझे जूम करना पड़ा तो इसलिए दिख नहीं पाया ढंग से, पर थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो पेरीज हो गया, देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इनको बोला जाता है। पम्पास हो गया, यहाँ पे बोला जाता है, एक्चुअली ये आ जाता है कि कौन से एरिया में कौन सा, ये मैच करने के लिए आ चुका है पहले भी, और कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से एरिया में कौन सी घास होती, कौन सी मतलब ये ग्रास उगाई जाती है। तो ये जैसे कि हमारा इक्वेटर हो गया, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी इक्वेटर के ऊपर उगाई जाती है और कौन सी इक्वेटर के नीचे उगाई जाती है। तो ये पेरीज हो गया, यहाँ पे स्टेपीज हो गया, ये इस वाले एरिया में आती है, एशिया वाले में, और आप लोग एशिया वाले एरिया में पूछ सकते हैं। वेल्डी, ये वेल्ड हो गया, ये वाली ईस्ट वाले एरिया में आती है, मतलब अफ्रीका वाले एरिया में, और पाम्पास हो गया, ये वाली इस वाले एरिया में आते हैं साउथ अमेरिका में। और डाउन डाउनलैंड्स हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, यहाँ पे जो नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन में आती है। तो यहाँ पे पोर्शन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रेड रेड वाला पोर्शन, तो ये सारा पोर्शन इसी तरीके से कवर किया जाता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यहाँ पे डाल भी दिया है, स्टेपीज हो गया, जैसे पेरीज हो गया, ये एशिया की है, ये नॉर्थ अमेरिका में है पम्पास, और ये तीनों सारी ये साउथ अमेरिका की हो गई, यहाँ पे साउथ अमेरिका वाला ये वाला पोर्शन सारा, यहाँ पे पिक्चर में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखेगा, और मैप को देखा करो जितना जितना हो सके यार, उससे कई सारे फायदे हो जाते हैं आपके माइंड में, अगर पिक्चर बन जाएगी ना किस एरिया में क्या क्या है, तो फिर चीजों को सोल्व आउट कर ले जाओगे आराम से। ओके, तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया, एक तो डाउन दिखाया मैंने, और एक ये रेगलैंड हो गया ये ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होने वाला है आज आप लोगों के लिए, दिख रहा है वो मुझे ठीक है। और ये लानोस हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा अमेजन बेसिन हो गया ये यहाँ पे, और काफी मतलब इसको जो ये वाला एरिया है ब्राजील वाला, इसको लंग ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पे। और लंग क्या काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, तो इसी तरीके से ये भी प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लंग ऑफ द अर्थ किन फॉरेस्ट को कहा जाता है, तो अमेजन वाले एरिया में जो फॉरेस्ट है उनको लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो ये भी छोटी छोटी सी बातें हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि आप लोगों को बताना है, जो वेनेजुला वाली कंट्री की हम नाम अभी बता रहे थे, तो वेनेजुला को आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर बॉर्डर टच करते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर नीचे आंसर देना है। ओके, ये वाला आर्टिकल के बारे में कुछ चीजें हमने अभी कल भी डिस्कस करी थी, तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे बताऊंगा, जो कि यहाँ पे मतलब आप लोगों को मैंने वहाँ पे आंसर दिए थे उन सब के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1/5 एनिवर्सरी होने 150 एनिवर्सरी थी अभी, तो उसके ऊपर वहाँ पे क्या था, बहुत सारे जो जस्टिस थे और जितने भी हाई कोर्ट के थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और प्राइम मिनिस्टर थे, तो सारे वहाँ पे मिले इलाहाबाद हाई कोर्ट के
तो वहां पे क्या मिला उन्होंने, तो मिलने के बाद में एक दूसरे को एश्योरेंस दिया। क्या एश्योरेंस दिया कि हमको एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना है। क्योंकि देखिए यार, जिस तरीके से जुडिशरी के ऊपर बर्डन है, तो उसके कई सारे इश्यूज हैं। एक तो केस इतने सारे पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि केस को सोल्व करने के लिए जज की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो प्रॉपर वे में एक अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया था कंप्लीट को, उसके बाद में दोनों के बीच में रस्साकसी हो गई थी, जो कोर्ट है और जो गवर्नमेंट है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि बहुत ही बड़े स्तंभ हैं हमारी डेमोक्रेसी के, तो दोनों के बीच में रस्साकसी हो गई थी। पर लेकिन अब यहाँ पे मिलने के बाद में दिख रहा है कि दोनों एक प्रॉपर वे में काम करने जा रहे हैं। और जो इनसे पहले वाले जज थे, टी एस ठाकुर जी जो थे, उन्होंने तो पब्लिक में क्रिटिसाइज कर दिया था गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है फंक्शन फंक्शन करे जुडिशरी अच्छे से, इसीलिए वो वैकेंसीज नहीं भर रही है यहाँ पे। तो यहाँ तक की बातें आ गई थी कि मतलब पब्लिक में भी लड़ने लगे थे बच्चों की तरह दोनों। तो इतनी ज्यादा क्रूशियल स्टेज आ गई थी। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पे अब मिले हैं, गवर्नमेंट ने भी, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला है, थोड़ा एश्योरेंस दिया है कि मिलके काम करेंगे और जितना भी बर्डन है मिलके शेयर करेंगे, तो उसको थोड़ा डिक्रीज किया जाएगा। तो इससे दिख रहा है कि देखिए दोनों एक एक प्रॉपर वे में काम करेंगे। और जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, देखिए हर एक अपना अपना एरिया में वर्क करें अगर प्रॉपर वे में, तो वो बैलेंस ऑफ पावर होता है। मतलब बैलेंस ऑफ पावर बना के चलना, एक दूसरे के एरिया में ना घुसे जाके। और दूसरी बात होता है चेक बैलेंस भी होता है, मतलब ये ना हो कि एक अपने ही एरिया से बाहर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मतलब ज्यादा ट्रबल ना क्रिएट कर दे सोसाइटी में, तो इसलिए एक दूसरे को चेक बैलेंस भी होना चाहिए। तो एक बैलेंस बना के चलना हर तरीके से। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अब लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक प्रॉपर वे में काम करेंगे, जो लड़ने वाली कंडीशन थी उसको थोड़ा साइड में रखा जाएगा। तो ये तो बात ये हो गई। अब न्यू बिगिनिंग बोली जा रही है इन दोनों के रिलेशन में। तो न्यू बिगिनिंग बोली जा रही है, देखिए आज की डेट में अगर बोला जाए तो इतनी, मतलब मार्च तक की वैकेंसी लगाई जा रही है। देखिए बहुत ज्यादा वैकेंसी है ये, 437। तो ये मार्च फर्स्ट तक का एस्टिमेशन है ये। तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज पड़ी हुई है यार, तो क्या मतलब है, तो पहले उनको भरने चाहिए, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ेंगी ना। उससे पेंडिंग इतने सारे केस पड़े रहते हैं, ऊपर से कई सारे और भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो गर्मियों की छुट्टी थी, हर बार क्या होता था, एक कॉलोनियल काम चला हुआ आ रहा था पुराने टाइम से। क्या करते थे, जैसे अंग्रेज थे यार, उनको गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ठंडे एरिया के हैं। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो किस वाले एरिया से आते हैं ये बे यार, उफ, तो यूरोप वाले एरिया से आते थे। तो यूरोप वाले एरिया से तो गर्मी में वो हमेशा छुट्टी रखा करते थे काफी टाइम के लिए। पर लेकिन वही प्रैक्टिस आज भी चली आ रही थी, तो इंडियन जज भी उसी को फॉलो करते थे। पर लेकिन अब की बार वो प्रैक्टिस को थोड़ा साइड में रखते हुए इन्होंने बोला है कि छुट्टियां कम लेंगे और अब छुट्टियों में भी काम करेंगे। तो ये एक प्रोडक्टिव वे और प्रोग्रेसिव वे आ रहा है काम को करने का। तो ये तो चीजें हो रही हैं। तो इससे देखिए हम देखिए एक बात बोली जाती है कि डिले इन जस्टिस इक्वल टू डिनाई इन जस्टिस होता है। मतलब जितना आप, कई बार क्या होता है, आदमी मर जाते हैं, तब उनको तब उनको मतलब एक तरीके से सजा दी जाती है। जैसे जयललिता के केस में ही ले लीजिए। मतलब तो इस तरीके की चीजें बहुत सारी केसेस में होती है। आदमी की एज हो चुकी होती है, इसीलिए क्रिमिनल जो है क्राइम करते हुए नहीं डरता है। उसको पता है कि तब तक तो एज निकल लेगी जब तक कुछ जेल में जाने का या फिर कोई इस तरीके की सजा मिलने का नंबर आएगा। तो इसीलिए इन सबको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की बात चल रही है। और इसमें नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक भी सजेशन दे डाला कि डिजिटलाइजेशन का यूज करो, चीजों को डिजिटलाइज करो, जितना भी हो सकता है आप चीजों को डिजिटल फॉर्म में रखने की कोशिश करो। क्योंकि जो कागज कागज पत्थर के चक्कर में पड़ते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा डिले होता है चीजों में। यहाँ से वहां जा रही है फाइल, यहाँ से वहां जा रहा है। कोई भी केस होता है तो वो भी सब कोर्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उस केस पे ये डिसीजन आया है, तो उसी के बेस पे फिर नेक्स्ट वाला डिसीजन भी उसी के बेस पे आता है। मान लीजिए कोई केस ए डिसाइड हो गया क्रिमिनल से रिलेटेड कि इस तरीके का अगर कोई क्राइम हो रहा है फ्यूचर में, तो उसको ये सजा दी जाएगी। तो फिर फ्यूचर में उसी के बेस पे सजा दी जाती है। तो इस तरीके से भी सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं। तो अगर वो डिजिटलाइज हो जाएंगे तो देखिए बहुत ज्यादा, एक तरीके से सबसे बड़ी बात तो है, एक टाइम बचेगा और चीजें फास्ट फास्ट वे में होने लगेंगी। और जिससे एक इन्वायरमेंट बनेगा, जुडिशरी के लिए भी एक मोटिवेशन का रीजन बनेगा। और जो जो एक तरीके से फेथ है आदमियों का, जो कि आज की डेट में हटता जा रहा है जुडिशरी से, वो फेथ भी बनेगा फिर से जुडिशरी में। तो सारी चीजों को अगर टेक्नोलॉजी से लिंक कर देंगे तो जो ड्यूज पड़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे। और एक प्रोसेस है जो लिंक करने का, डॉक्यूमेंट को मैंने जो अभी बताया कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट का डिसीजन होता है, वो सारे इनको लिंक करने पड़ते हैं, एक दूसरे के पास में सेंड करने पड़ते हैं। तो वैसे अगर उस फॉर्म में जा रहे हैं उनको लेके, तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहेंगे। वरना जरा सी देर में, जिस तरीके से आप लोग, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग किसी को मेल भेजते हैं, तो जितने भी आदमी को भेजना है उसको एक बार सेलेक्ट करके बस एक क्लिक करना है, सब जगह पहुंच जाएगा। तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो इससे फास्ट पेस में काम होने लगेगा। और तो मतलब अच्छा स्टेप्स है, अगर प्रॉपर वे में चीजों को करके चला जाए। तो ये सजेशन मोदी जी के द्वारा दिए गए थे। तो देखिए किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से चीजें आगे फ्यूचर में निकल कर आती हैं। ये वाला क्वेश्चन है आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बहुत बार बता चुका हूँ,
ठीक है ना। तो आप लोगों को आंसर लिखना है इसका अच्छे से। एंड व्हाई आर दे डिटरमेंटल फॉर द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए हानिकारक कैसे हैं, डिटरमेंटल हानिकारक। एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन, तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लिखना है। सॉल्यूशन तो आपको इतने अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, पूरा आर्टिकल में ही कवर हो जाएगा, बस आप लोगों को थोड़ा लिखने की कोशिश करनी है। तो आंसर दीजिएगा। देखिए आज की डेट में मुझे पता है प्रीलिम्स पास आ रहा है, पर लेकिन मेंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत कम हो गया आज की डेट में आंसर लिखने, आंसर बहुत कम आ रहे हैं आज की डेट में, तो थोड़ा करते रहिए इसको। देखिए एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेगी। ओके, तो पहले तो एक बार एनपी देख लीजिए। हालांकि कई बार बता चुका हूं, अगर बैंक किसी को लोन देता है और 90 डेज से ज्यादा वो ड्यूज रह जाता है, उसको ना तो मतलब मतलब लगता है कि अब कुछ भी रिटर्न नहीं आने वाला है, जितना उसको दे रखा है मूल भी लगता है कि नहीं आएगा अब, तो वो क्या हो जाता है, वो एनपी हो जाता है। उसको नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है जो लोन दिया था। लोन किस लिए दिया जाता है, लोन इसलिए दिया जाता है कि सामने वाले को लोन दिया जाए और सामने वाला उसको कहीं पे जाके लगा दे, मतलब उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दे जाके, और फिर जो उससे कमाई हुई फिर रिटर्न भी दे दे। तो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, जो कि आज की डेट में इंडस्ट्रीज और बैंक में जो एक प्रॉपर तालमेल चलता था उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो सारे भी रिलेशन इनके खराब हो चुके हैं और एनपीए की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इसीलिए ये आर्टिकल कई बार रह रहकर आ रहा है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत अच्छे से ये चीजें डिस्कस की गई हैं कि किस तरीके से एनपीओ, और उसके सॉल्यूशन भी सारे वहां पे दे रखे हैं, हालांकि आर्टिकल में भी दे रखे हैं। तो लगभग वही सारी चीजें हैं। और देखिए कल किसी ने कमेंट भी लिखा था, तो उसको क्या है कि आज की डेट में सारे जो लिंक हैं वो नीचे शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो जिसको भी देखने सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि वीडियो कहाँ पे है, तो वो वहां से नीचे लिंक से उसको सर्च कर लेना। जितने पूरी प्लेलिस्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे की वो नीचे डाल दिया करूंगा मैं इसमें कमेंट बॉक्स में, तो जिसको देखनी होगी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब बोल रहे हैं कि पहले अब तक चीजें पता नहीं क्या चल रही थी, पर लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो अरुण जेटली जी हैं, याद रखना इनके पास में डिफेंस मिनिस्ट्री भी आज की डेट में अरुण जेटली जी के पास में, और आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी, तो दोनों मिलके अब क्या करने वाले हैं, अब एक अच्छा सिग्नल दिया है कि बैंकों को कि अब इनको सुधारो वरना हम आप लोगों को सुधारेंगे। तो उसके लिए कई सारी मतलब कई तरीके के इन्होंने डिसीजन लेने की बात करी है कि किस तरीके से ये जो एनपीए वाला इशू है और भी कई सारे इशू हैं, उन सबको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। तो अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करके ले जाते हैं, जो कि एनपीए वाली प्रॉब्लम है, तो जो हमारा एक सपना रहता है कि हम 8 9 10 के एयर फेयर में मतलब डबल डिजिट ग्रोथ हमको मिलेगा, तो वो वाला हमारा सपना पूरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वाली चीज को आपको मतलब इस वाली चीज को पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो बैड लोन भी देखिए, बैड लोन भी बोल देते हैं उसको, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देते हैं उसको। तो बैड लोन का भी वही मतलब है कि गंदा लोन हो गया एक तरीके से, जिस चीज के लिए दिया था उस चीज के लिए यूज नहीं किया जाना, तो इस तरीके से उसको बैड चीज बोल देते हैं। वही बात हो गई ना, कोई भी चीज अगर जिस चीज के लिए दी जाए उसको उसके पर्पज के लिए यूज नहीं करो तो वो बैड हो जाता है। तो देखिए 9% आज की डेट में टोटल लोन का, ये सब इंडियन बैंकों का बताया गया है। तो ये सितंबर 2016 की बात चल रही है, पर लेकिन इन 9% में से 12% ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो कि गवर्नमेंट के बैंक है, 12% उसमें से। और 4 से 5% तो ऐसा है जिसको पता ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है कि कहाँ कहाँ पे ये लोन है। तो अगर टोटल मिलाया जाए तो कितना हो गया, 12 ही हो गया, और 4 से 5 चलो 4 ही लगा लो, तो लगभग 16% का एनपीए चल रहा है। तो देखिए 16% का एनपीए अगर लगाया जा रहा है, और मतलब किस तरीके से खुद देखिए कितना ज्यादा हो जाएगा ये, यहाँ पे परसेंट में कम दिख रहा है, पर लेकिन जब इसको कंप्लीट वे में काउंट करेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा ये। तो देखिए ये सारे जो इतने सारे यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है कि यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, ये कुछ तो दे रखे हैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है, और कुछ खुद के एस्टिमेशन लगाए गए थे। तो जो टोटल आप लोगों को इतना याद रखना है कि लगभग अगर देखा जाए, देखिए लगभग यहाँ पे इन्होंने पीएस जो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनका बता दिया है लगभग कितना हो रहा है। अगर आप मोटा मोटा लगा के चलें तो कितना हो गया लगभग है। तो इसको मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं कि 1/5, अब किसी भी एरिया का 1/5 लोन जो हो गया, ये आपको इससे क्या रहेगा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पे आपको मतलब ऑप्शन को फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको इतना परसेंटेज याद नहीं रखना है। तो 1/5 आप लोग याद रख लीजिएगा लगभग। तो 1/5 अगर हो रहा है तो खुद सोचिए कि किसी चीज का 1/5 पार्ट बेकार हो जा रहा है, तो एक तरीके से पैरालिसिस हो जाएगा वहां पे। तो यही वाली बात बोली जा रही है कि ये वाली प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एकदम आके खड़ी हो गई है, तो बहुत पुराने टाइम से चली हुई आ रही थी। कोई भी बीमारी आके उस टाइम पे बिल्कुल वो ग्रेव बन जाती है जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। कैंसर की देख लीजिए, चल रहा है, अगर उसको अर्लियर स्टेज में फाइंड कर लिया जाए तो उसका सोल्यूशन हो जाता है, पर लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है और जिस टाइम पे उसकी क्रिटिकल और पीक पोजीशन आती है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो जो ट्विन बैलेंस शीट वाली प्रॉब्लम वो बताई थी, जो
मतलब ट्विन बैलेंस शीट वाली जो कॉलम बताई थी, तो उसमें वही था कि जिस तरीके से बैंक की साइड से मनी आ रही है और कॉर्पोरेट में मनी जा रही है, पर उनकी जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट को ढंग से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, और प्रोजेक्ट को जिनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है वो ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब पेमेंट तो यहाँ से बैंक के पास में चला गया, उसके बाद में वर्क कैसे करेंगे? यहाँ से तो बैंक पैसे तो दे सकता है, पर लेकिन आगे क्या है? आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी है, जो क्लियर किया जाएगा प्रोजेक्ट उनके द्वारा किया जाएगा। अगर वो प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो किस तरीके से ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाएंगे? तो तीन जगह पे पूरा स्टेग्नेशन लगा हुआ है। पहले तो लोन वाली बात आ जाती है, अगर लोन भी मिल गया तो फिर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे भी अगर पहुंच गए तो फिर लास्ट में ये आता है, तो ग्राउंड लेवल पर जीरो आउटपुट निकल के आ रहा है। तो ये बहुत ही पुराने टाइम से चली हुई आ रही है, और खासकर अगर देखें, ये इन्होंने हल्का सा जिक्र भी किया है आर्टिकल के बीच में, कि पुराने टाइम से जब से इतने सारे घोटाले निकल के आए, तो उसके बाद से ये चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि देखिए आदमी जो है, अगर देखिए ब्यूरोक्रेट्स है, एक बात बोली जाती है कि डिसीजन न लेना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ये कहावत भी है। आज की डेट में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने इस तरीके का अपना इन्वायरमेंट बना लिया कि कोई डिसीजन न लो। मतलब ये खुद ने डिसीजन बना लिया कि कोई डिसीजन ही न लो। अगर डिसीजन लेंगे तो मान लीजिए कल को इन्होंने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन आगे चल के गलत हो गया, तो क्या होगा? इनके ऊपर केस चल जाएगा। तो सबने आजकल ये अपना खुद का रूल बना लिया कि कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो कौन कहता है कि कोई डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन नहीं है? तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है यार, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो ये भी बात लिखी जाती है, और कई बार एसए में भी लिखी जाती है, और कई बार आर्टिकलों में भी ये लाइन में पढ़ चुका हूँ। तो इस वाली लाइन को आप यूज कर सकते हैं कि जो हमारी आज की डेट में आप ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कह सकते हैं, वो एक तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस हो गया उनको। डिसीजन न लेने पे वो अपना अपना मतलब फिक्स हो गए हैं कि डिसीजन नहीं लेना है फ्यूचर में, तो क्योंकि आगे चल के, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस ना चले। अब आगे आर्टिकल में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, पीजे नायक की एक कमेटी थी। पीजे नायक आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा, इस कमेटी ने बहुत सारे काम किए हैं बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए और एनपीए को घटाने के लिए। तो इसने एक सजेशन भी दिया गया था, जो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आज की डेट में जो पीएसबी में है, जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है। देखिए अगर कोई भी आदमी आज की डेट में लोन लेने जा रहा है, मान लीजिए आपसे कोई आदमी उधार लेने जा रहा है, तो आप क्या देखेंगे? आप उसको अगर प्रॉपर वे में, मान लीजिए आप जानते भी हैं, तो आप अगर पड़ोसी है कोई, तो क्या किया जाएगा? आप क्या, मैं भी मतलब हर एक आदमी क्या करेगा? अगर आपको पता है कि वो दारू वगैरह पीता है, ठीक है, आपको पता है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, आपको पता है कि ये आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगा, तो आप उसको कभी भी लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब से पैसा आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है वहां पे। पर लेकिन अगर आप किसी और के पैसे दे रहे हैं, तो आपके थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा। मान लीजिए आप बैंक में बैठे हैं, तो जो गवर्नमेंट के बैंक ऑफिशियल है, उनको खुद का थोड़ी ना पैसा जा रहा है, वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट का पैसा है, तो कुछ तो अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को ही लोन दे देते हैं उठा उठा के, जबकि पता है उनको वापसी नहीं आने वाला है वो। तो इसलिए ढंग से इन्वेस्टिगेशन, ढंग से एक चीजें देखी नहीं जाती हैं जाके ग्राउंड लेवल पे, कि उसकी सिचुएशन क्या है जो लोन लेने आया हुआ है। तो इस तरीके से ये इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इनका सामने निकल के आता है। जबकि प्राइवेट में अगर आप देखा जाए, अगर प्राइवेट वालों से आप क्रेडिट कार्ड भी बनवाने के चक्कर में है, तो वो घर पे 360 चक्कर काट देंगे उससे, क्रेडिट कार्ड बनाने से पहले देखेंगे कितना पैसा कहाँ चल रहा है, कहाँ पे रहता है, सारी दुनियादारी ढंग से देखेंगे। जबकि गवर्नमेंट वाले में अगर बनाना है, तो वो इतनी चीजें ताक झाक नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस फोकस देके चलना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जिस तरीके से इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभा पाना, ये भी एक कमेटी ने बोला है। सबसे बड़ी बात वही है जिसकी वजह से एनपीए इतना ज्यादा हो रहा है। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने कटाक्ष कटा सा अपना, कि आप ही रेस्पॉन्सिबल है, दूसरों को मत बोलिए, जिस तरीके से आपने मैनेजमेंट बना दिया है बैंकिंग सिस्टम का। तो ये इन्होंने डायरेक्ट इनके ऊपर कटाक्ष कसे थे। तो ये कमेटी का नाम याद रखेगा आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड, जो बैंक में बोर्ड ऑफ ब्यूरो की पोस्ट है, वो भी इन्हीं के द्वारा रिकमेंडेड की गई थी। तो उसको भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कमेटी का नाम याद रखेगा, बैंकिंग में थोड़े से मतलब इंप्रूवमेंट, और आप लोग कह सकते हैं कि नए एरिया में किस तरीके से एंटर करना चाहिए बैंक को, उससे रिलेटेड इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लोडिंग। प्लोडिंग टुवर्ड द सॉल्यूशन। प्लोडिंग होता है मतलब एक तरीके से आराम आराम से चलना। यहाँ पे मीनिंग लिखना भूल गया, तो होता है आराम आराम से चलना और अनएक्साइटिंग वे में चलना। तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पर लेकिन उतने जोश में नहीं निकाल रहे हैं जितने जोश में हम लोगों को निकालने चाहिए थे, जितने जोश में हमको चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए था। तो ये मतलब होता है प्लोडिंग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये बोल क्या रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला गया था कि रिड्यूस करो जो ओनरशिप है, किसकी? जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है, जितने भी जो गवर्नमेंट के द्वारा बैंक है चलाए जाते हैं, उनमें 50% से कम उनकी ओनरशिप करो। जैसे उनका 50% से कम ओनरशिप होएगा, तो अब मेजोरिटी जो दूसरी पार्टी रहेगी, उसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा रहेगी, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, वो खुद के डिसीजन ज्यादा ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि डिस्टेंस गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग द अपॉइंटमेंट। जो अपॉइंटमेंट बनाई जाती है, गवर्नमेंट को साइड रखे। ये भी नायक जी ने एक कमेटी में दिया गया था। ये रिकमेंडेशन देखिए थोड़ा याद रखेगा, डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि ये वाली रिकमेंडेशन किसने दी थी। ठीक है,
तो ये इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं, मतलब सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो बैंक में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम कर दो। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बैंक के द्वारा चलाई जाती है, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। तो अगर बैंक में ही, मतलब अगर गवर्नमेंट बैंक वाली चीजों में घुसने लगेगी तो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी का भी इम्पैक्ट डालेगी, और जबकि दोनों एक साथ एकदम सेपरेट रख के चलेंगे और बैलेंस बना के चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए जितनी भी रिकमेंडेशन आती है वो इस बेस पे रहती है, जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी पे अपना इम्पैक्ट ना डाल सके। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट जो कि जनता को लुभावने होते हैं। तो ये नहीं देखते कि बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस टाइम पे। इनका सीधा पर्पस रहता है कि वोट को किस तरीके से अपने फेवर में लेके आना है। सब्सिडी दे देंगे, फ्री चीजें बांट देंगे, तो उससे डायरेक्ट इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो चीजें ये नहीं देखते, क्योंकि इनको पूरा जो होल सोल फोकस रहता है, सबसे पहले इनका ये रहता है कि अपना जीते कैसे। तो इसीलिए इन पॉलिसी को अलग अलग रखा जाएगा, तो अलग अलग दोनों फोकस करके चलेंगे ना, तो अलग अलग फोकस चल के चलेंगे तो अलग अलग सोल्यूशन निकाल के लेके आएंगे, और फिर दोनों में एक बैलेंस भी बना रहेगा। तो इसीलिए ये नायक कमिटीज ने इस तरीके की रिकमेंडेशन इनको दी है कि आप लोग दूर रहिए, जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है और जो आपके शेयर है उनको घटा के कम कीजिए, जिससे कि यहाँ पे डिसीजन लेने में भी कैपेबिलिटी अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे आए। और भी कई सारे इन्होंने आगे और भी कई सारे सजेशन दिए थे, उसमें से कुछ ये हैं कि जो वीक बैंक है, जिनको नहीं लग रहा है कि काम कर रहे हैं ढंग से, उनको जो हेल्थियर बैंक है, जैसे कि आगे भी एक अभी आर्टिकल आएगा कि जो एसबीआई में है उसकी 5 सब्सिडरी ब्रांच जो है वो उसमें मर्ज करने जा रहे हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है जो अच्छे वाले हैं उनमें मर्ज कर दो, जिससे कि उसको भी थोड़ा फायदा मिल सके। वही होता है ना कि देखिए, अगर कोई कमजोर बच्चा है और उसमें एक से साथ में एक पढ़ने वाला बच्चा रहता है, तो उसके साथ साथ में वो भी निकल जाता है। तो उसी तरीके की बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। और रिजोल्विंग द बैड लोन, तो बैड लोन का इशू करने के लिए सेट करो बैड बैंक। बैड बैंक मतलब एक तरीके से जो एनपीए की प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सके। तो उसी उसी तरीके से उसका काम उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर ये वाले बैंक उस काम को करने लग जाएंगे तो क्या रहेगा, ये वाले बैंक उसी चक्कर में पड़े रहेंगे, तो जो मेन काम है उनका वो मेन काम से साइड में हट जाएंगे। वैसे इनके ऊपर इतना बर्डन रहता है बेचारों के ऊपर, और ऊपर से ये भी इनके ऊपर ही दे दिया जाए कि इसको रिकवर करके लाओ, तो हो चुका है इनका काम। तो इसीलिए कहते हैं कि उसके लिए बैड बैंक बनाएंगे अलग से, जो कि उसको रिकवर कर सके जितना भी बैड लोन हो चुका है। ओके। तो ये भी वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताई थी। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है। किसकी वजह से रही है? इनके चेयरमैन की वजह से। ये चेयरमैन फॉर्मर केग थे, आप लोगों को इनका नाम बताना है। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में इसलिए रही है क्योंकि कैग जो था उसको किसी भी प्रॉफिट के पोजीशन पे नहीं अपॉइंट किया जा सकता था। तो उसी से रिलेटेड ये कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा इशू रहा है। तो आप लोगों को उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके। तो नायक कमेटी ने रिकमेंडेड किया था इसको कि ये जो आप लोग एक ऐसी बॉडी बनाए जिससे कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सके पब्लिक सेक्टर बैंक में। और गवर्नमेंट को बोला आप थोड़ा दूर रहिए। और मतलब वही चीजें थी कि मतलब जिस तरीके से प्रॉपर वे में काम होने लगे, प्रोग्रेसिव वे में काम होने लगे, और एनपीए की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो देखिए इन्होंने काम किया है, काम क्या किया है, एडवाइस भी किया है इन्होंने कई तरीके से। किस तरीके से? एक तो रीस्ट्रक्चरिंग करना और राइज करना कैपिटल, मतलब किस तरीके से कैपिटल को लेना है मार्केट से। कैपिटल मतलब पहले बता चुका हूँ, कैपिटल वही चीजें होती हैं, उस तरीके का पैसा आप लोग कह सकते हैं जिससे फर्दर पैसा बनाया जा सके, उस तरीके की मशीनरी कह सकते हैं जिससे फर्दर पैसा बनाया जा सके। इस तरीके का नहीं कि आप लोगों ने पार्टी की, कुछ खाया पिया और काम खत्म हो गया, उसका थोड़ी ना कोई यूज हो गया। मतलब आप कैलकुलेटर लेके आए और उससे यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर का, आप वॉच लेके आए उसका यूज कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से फोन लेके आए, मतलब कुछ प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं, उससे कुछ प्रोड्यूस भी किया जा सके। मशीन बोल सकते हैं, अगर सिलाई मशीन एक अच्छा एग्जांपल है यार। तो इस तरीके की चीजें आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं कि जो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो है, उन्होंने एक थोड़ा मतलब अच्छे लेवल पे तो नहीं पर फिर भी थोड़ा काम किया है। तो उसी के लिए बोल रहे हैं, पर लेकिन जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग में, उसको साइड में आप लोगों को रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात हो रहा है, जो बैड लोन है उसकी प्रॉब्लम को इन्होंने बोला था रिकैपिटलाइजेशन। ये वाली स्कीम चली थी रिकैपिटलाइजेशन, और इसका पार्ट 2 आया था निकल के अभी। इसके बेस पे एक मेडिकल साइंस में भी, मतलब उसमें बीमारियों से रिलेटेड भी एक स्कीम है, दोनों एक ही जैसी स्कीम्स है। तो आप लोगों को इसका नाम लिखना है। पहले भी 4-5 बार डिस्कस कर चुका हूँ, और इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर में तो 8-9 बार इसको बता चुका हूँ मैं। तो आप लोगों को स्कीम का नाम बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि स्कीम का नाम क्या है, कि रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, जिससे कि वो फिर से लोन देने लगे, एक प्रॉपर वे में आ जाए, और उन जो एक आप लोग कह सकते हैं कि जो गड्ढे में गए हुए हैं उससे उभर सकें, तो फिर से अपने आप को स्ट्रेंथ कर सकें वो। तो फिर आगे वही बोल रहे हैं। देखिए जो एक बात ये भी बता देता हूँ, देखिए अगर किसी कंट्री का बैंक जो है ना, वो बैकबोन आप लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इकोनॉमी का, अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए इस तरीके के सजेशन निकल के आते हैं कि दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो देखिए आगे भी ये कई सारी बातें बोलते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अगर अपने आप को दूर नहीं रखती है डिसीजन मेकिंग में उससे, पीएसबी से, तो वही बात हो जाती है। मान लीजिए इन्होंने ये पोस्ट तो कर दी है, तो इसमें भी अगर यही अपॉइंट कर रहे हैं तो इन्हीं के हाल भी होंगे।
तो इन्हीं के आदमी होंगे। तो इस तरीके से एक और बात पड़ गई, पहले तो गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसीजन ले रही थी कि आप लोग ये कर लो, आप ये कर लो। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, पहले बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को बताएगी, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो यहाँ पे काम करेगी। इस तरीके से तो आपने एक लेवल और बढ़ा दिया डिसीजन मेकिंग में। पहले से इतना ज्यादा पॉलिसी पैरालिसिस है, अब एक स्टेप्स और आ गया निकल के यहाँ पे। तो ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। अब देखिए बताया जा रहा है कि क्यों डिसीजन नहीं लेते हैं। डिसीजन न लेने के रीजन क्या है? अगर मान लीजिए इन्होंने डिसीजन न लेना, अगर मान लीजिए इन्होंने डिसीजन ले लिया, जैसे कि अब पुरानी गवर्नमेंट थी, पुरानी गवर्नमेंट के बाद में कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो जब नई गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ये होता है कि जो पुरानी गवर्नमेंट में जितने भी प्रॉब्लम हुई है, जितने भी गलत काम हुए हैं, जितने भी एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं घोटाले हुए हैं, तो उनकी फाइल खोल दी जाती है। तो फाइल पे साइन किनके रहते हैं? इन्हीं के ऑफिसर्स के साइन रहते हैं। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं बैंक के, या फिर और भी एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस वगैरह होते हैं। तो उन्होंने क्या सोच लिया, अब हमको फाइल क्लियर ही नहीं करनी है। तो फाइल क्लियर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ये सीवीसी होता है, सिविल जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, या फिर कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर सीबीआई होता है। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन या और भी बॉडी होती है, जो कि लोकपाल की बात चल रही है, इस तरीके की जो बॉडी होती है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उनमें उनका नाम ही नहीं रहेगा, जो क्योंकि उन्होंने कहीं पर साइन ही नहीं किया है। तो क्या करना है, तो इसको पॉलिसी पैरालिसिस बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये काम होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको किस तरीके से सोल्व आउट किया जाए, और ये अगर तो ये इस तरीके से जो इन्होंने बना दिए हैं एक और लेवल की, तो ये तो इनको कम करनी चाहिए। और आगे भी इनको इन्होंने सजेशन दिया कि किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए इस तरीके की प्रॉब्लम जो आज की डेट में बन गई है। तो सॉल्यूशन क्या क्या दिए हैं इन्होंने, सॉल्यूशन देखिए, जो कि आप लोगों को आंसर में भी लिखने हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे बड़ी बात होती है देखिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की जहाँ पे बात आ जाती है, वो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। आपको कोई काम करना है तो करना है यार, और काम करना है तो प्रॉपर वे में करना है। तो इसको बैड लोन के तहत में किस तरीके से देना है, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स देख लेने चाहिए प्रॉपर, अगर कोई डिसीजन लेते जा रहे हो, ठीक है ना। तो आर्टिकुलेट कहते हैं व्यक्त करना। तो कोई भी अगर आप करने जा रहे हो काम, तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों को अच्छे से देख लेने चाहिए, तभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। लाइफ में भी है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो यार। अगर 1000 बार सोचने के बाद में आपको लगता है डिसीजन ले लेना चाहिए, अगर फिर डिसीजन ले लिया ना, तो फिर 1000 टाइम एनर्जी उसमें लगा दो उसको कंप्लीट करने में, चाहे वो कोई भी काम हो। तो फिर आप लोगों को इस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। ये वहां पे नहीं है, आपके खुद के लिए भी अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन सब चीजों को। आगे क्या है, मैनेजमेंट के जो मेजर्स होते हैं बैंक में, जो उनको डिसीजन लेना चाहिए, तो उनको भी प्रॉपर वे में डिसीजन लेना चाहिए। तो उसका बात बता रहे हैं। और एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए उनके पास में। एडुकेट मतलब एक फुल कैपिटल होनी चाहिए, जिससे कि ये आगे अब लोन को अच्छे से दे सकें। देखिए जब तक ये लोन नहीं देंगे तो इनको प्रॉफिट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो किस तरीके से इनका काम चलेगा। तो वही है, अगर फिर वही बात आ जाएगी घूम फिर के, मतलब फिर से पैरालिसिस आ जाएगा चीजों में। तो जो रिकैपिटलाइजेशन का मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा है, उस स्कीम का नाम बताना है आप लोगों को। तो उसके तहत चीजें बोली गई हैं। और बेसल्स जो 3 नॉर्म्स आने वाले हैं, वो भी बैंकिंग से रिलेटेड ही हैं, और कहीं ना कहीं बैंक को बैंक करप्सी और इस तरीके की जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनसे बचाने के लिए हैं, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो बेसल्स नॉर्म्स 3 हैं, उनको भी आप लोगों को याद रखना है, बैंकिंग से ही रिलेटेड है वो। ओके। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि जो जो एंड डिले होता है अपॉइंटमेंट करने में जो होता है, उसको भी मतलब मस्ट एंड कर देना चाहिए एक तरीके से। जो चेयरमैन की होती है और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है, उनको भी वही बात अभी जो पहले बोली थी, वही सारी चीजें रिपीटेडली आती हैं, बस यहाँ पे सजेशन आ रहा है। देखिए जो प्रॉब्लम होती है, वही चीजें पहले प्रॉब्लम में आएगी, ये आसान हो जाता है। फिर क्या करना है, जो प्रॉब्लम हो रही है कि ये प्रॉब्लम हो रही है बैड लोन की, इनको अपॉइंट नहीं करते हैं, ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर सोल्यूशन में क्या करना है कि बैड लोन हटा दो यार। फिर उसके बाद में क्या करना है कि यार इनको अपॉइंट कर दो। तो जो प्रॉब्लम होती है उसी को फिर सजेशन में दे दो, वो सोल्यूशन हो जाते हैं। कितना आसान सा आंसर लिखना। तो उसी तरीके से लिखना चाहिए आप लोगों को भी। और एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन और दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या सॉल्यूशन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना चाहिए, जिसका बैंक से कोई रिलेशन ही ना हो, बाहर साइड से अगर उसको लेके आए, तो एक इस तरीके से रहेगा कि मतलब वो नहीं होता है कि मतलब इसको मतलब ही नहीं है किसी चीज से, इसको अपना अच्छा क्वालिटी का बस डिसीजन लेना चाहिए। तो क्योंकि ये डिपेंडेंट ही नहीं है, इसको वहां से उससे मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की चीजें भी होनी चाहिए। ये वही बात है जिस तरीके से राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो वो नॉमिनेट करने की जो नॉमिनेट करने का जो काम होता है, वो काम इसीलिए होता है यार, वो नॉमिनेशन का क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर बाहर से भी मतलब जो क्वालिटीफुल मेंबर है, मान लीजिए अगर वो किसी भी तरीके से इलेक्टेड नहीं हो पाए हैं उसमें, तो उनको बैकडोर एंट्री दे दी जाती है पार्लियामेंट में, क्योंकि प्रोडक्टिव आदमी वहां पे होने चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे भी बोल रहे हैं, मतलब इस चीज को यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और आगे भी देखिए वे फॉरवर्ड में क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एम्पावर करो मैनेजमेंट को, और दूसरा क्या करो, स्ट्रेंथन करो किसको, गवर्नेंस को। तो यही दो सॉल्यूशन है जो सबसे बड़े, जो मेन थीम है सब चीजों की। तो इन चीजों पर फोकस करके चलो आप लोग। तो आप लोगों को पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। और देखिए आंसर लिखिए यार, आप ही तो हैं जिनको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ। मतलब बंदे कितना अच्छे आंसर दें, तभी मेरा और मन करता है चीजों को करने का।
तो फेसबुक पे भी जहाँ भी आप लोगों को लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ये देखिए टाइटल है द मैजिक सीव, मतलब फिल्टर। तो मैजिक फिल्टर की बात कर रहे हैं। पहले मैजिक फिल्टर से पहले आप लोगों को एक चीज बताता हूँ मैं। देखिए आज की डेट में अगर पानी देखा जाए तो पानी अवेलेबिलिटी में कमी नहीं है। मतलब पूरी अर्थ पे अगर पानी देखा जाए, आप लोग देखिए अर्थ के कितने परसेंट लेवल पे लगभग पानी है, ठीक है। तो लगभग 97%, मतलब 97 जो ये पोर्शन हो गया, 97% जो वाटर है वो साल्ट वाटर है, ठीक है। तो साल्ट वाटर, इसमें कितना पानी है, ओनली 2.5% है फ्रेश वाटर। और जो 2 फ्रेश वाटर है उसका भी जो लिक्विड की फॉर्म में 0.3 है। ये ऐसे डेटाज है, मतलब डेटा नहीं, ये ऐसे डेटा है जिनको आप लोग क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर की बात यहाँ पे चल रही है, तो अर्थ पे मतलब देखिए कितना है यहाँ पे। पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, आर्टिक ओशन हो गया, साउथर्न या अंटार्कटिका बोल देते हैं इसको, इंडियन ओशन हो गया। चलिए पहले ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टोटल कितने ओशन है, ठीक है। बता तो दिए हैं सारे, आप देख लीजिएगा, फिर भी एक बार आंसर में लिख दीजिएगा, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में चीजों को लेके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए आखिर चक्कर क्या है। अगर देखा जाए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पानी का ही वो दे रखा है। टोटल अटलांटिक ओशन में देखिए, ये अटलांटिक ओशन कहाँ पे पड़ रहा है, ये देखिए अटलांटिक ओशन बीच में पड़ता है यहाँ पे, ये अटलांटिक ओशन हो गया। तो अटलांटिक ओशन को अगर ढंग से देखा जाए, यहाँ पे एरिया दे रखा है, किसका एरिया है, कितना वॉल्यूम इसमें वाटर है और कितनी डेप्थ है इसकी। तो सबसे ज्यादा डेप्थ किसकी है, पैसिफिक ओशन की है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए एरिया किसका है, वो भी पैसिफिक ओशन का है। पर लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर वाटर का देखा जाए, तो वाटर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है, मतलब ऑल ओशन प्लस सीज को ऐड करके यहाँ पे किया जा रहा है, वरना नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो वो भी पैसिफिक ओशन का ही है। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे एरिया में, सब चीजों में पैसिफिक ओशन का आप लोगों को नाम याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और मैराइन ट्राइंच का नाम सुना होगा आप लोगों ने तो वो भी पैसिफिक ओशन में ही पड़ती है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा थोड़ा। तो देखिए ये हो गया फ्रेश वाटर की बात चल रही है, तो टोटल जो वाटर होता है उसकी बात चल रही है यहाँ पे देखिए। तो ओशन में 96% होता है, और अलग जो होता है, अलग मतलब टोटल में जो फ्रेश वाटर कितना होता है, ये मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था। ये फिर यहाँ पे ग्लेशियर का दे रखा है, जो जितना फ्रेश वाटर होता है तो सबसे ज्यादा उसमें होता है वो ग्लेशियर्स में होता है, और ग्राउंड वाटर में कितना होता है, लगभग इतना होता है। तो यहाँ पे फिर जो फ्रेश वाटर होता है अदर फॉर्म में कितना रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, कहाँ कहाँ पे कितना पार्ट, कितना वाटर होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे ये इतने इतने पॉइंट्स है, आप लोग को रटनी नहीं है चीजें। चीजों को 2-3 बार देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, उसको एनालाइज करो और थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, पिक्चर बनाने की कोशिश करो माइंड में। तो फिर चीजें आराम से माइंड में सेट हो जाती है और फिर चीजें याद रह जाती है, कोई भी चीजें रटनी नहीं है। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं। देखिए तो ये बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर प्रोड्यूस करने की बात चल रही है। पोर्टेबल होता है पीने योग्य पानी। तो किसके थ्रू बात चल रही है, ये डिसैलिनेशन के थ्रू बात चल रही है, जिसको अलवणीकरण, मतलब एक तो होता है लवण, लवण नहीं होता है जो लवण साल्ट को बोलते हैं। तो अलवणीकरण मतलब एक तरीके से इसको अलग करना, मतलब लवण को अलग करना। तो किस तरीके से उसको अलग किया जा सकता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ये यूके में है। तो इसके थ्रू जो जो वर्क कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ग्राफीन के ऊपर, ग्राफीन ऑक्साइड, जिसको जियो बोल रहे हैं, यहाँ पे हर जगह जियो बोलेंगे, अब मैं भी जियो बोलूंगा आगे, ठीक है। तो जियो तो गो बोल सकते हैं इसको। तो मतलब गो के हिसाब से अगर ये काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं कि इससे अगर किसी भी पानी को इसके थ्रू गुजारा जाता है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए पिक्चर में, इस तरीके के होते हैं, पोरस होते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे तो खैर जूम करके इन्होंने दिखा रखा है, पर लेकिन इसके थ्रू से अगर कोई चीजें होके जाती हैं तो होता क्या है, वो इनको यहाँ पे रोक लेता है, मतलब जितना भी लवण रहता है, जितना भी सोल्ट रहता है, उसको रोक लेता है, और दूसरी साइड में क्या जाता है, प्योर वाटर जाता है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो जो ये इसमें से होके अगर पानी जाता रहता है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, इनकी टेंडेंसी होती है कि इनके जो पोर्स होते हैं, जो ये पोर्स है नहीं, ये और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अभी तो इतने भी फैलने लगते हैं, और जब ये फैलने लगते हैं कुछ टाइम बाद, तो फिर इनसे वही पूरा मतलब जो साल्ट वगैरह वाटर होता है वो जाना स्टार्ट हो जाता है फिर से। तो जो प्रॉब्लम है इनके सामने वो ये प्रॉब्लम है कि इससे ये तो सोल्यूशन निकल गया आराम से, कि इससे अगर पानी को हम गुजारेंगे तो साल्ट वाटर को साइड में किया जा सकता है, सोल्ट को निकाला जा सकता है उससे। पर लेकिन अगर इसके पोर्स होते हैं, अगर उसको पोर होते हैं जो, अगर वो बढ़ जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सॉल्यूशन जो निकालना है, जो ये पोर बढ़ने लगते हैं, इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, तो इसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, और बहुत हद तक सॉल्यूशन भी निकाल लिया इन्होंने। तो आने वाले टाइम में ये पानी की जो प्रॉब्लम है, जो कि माना जा रहा था कि आने वाले टाइम में अगर वार वार होगी तो किससे होगी, वो पानी के ऊपर होगी, तो उसका एक सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है कि वार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से जो 78% लगभग पानी है हमारे पास में, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बहुत ही सस्ते तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो वही बात बोल रहे हैं कि किस तरीके से देखिए आने वाले टाइम में इसको डेवलप करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि सजेशन भी दे रहे हैं कि पहले एक ढंग से अपने आप स्टडी करो, अपने आप इसको
ढंग से इम्प्लीमेंट करके देखो, उसके बाद में इसको कमर्शियलाइज करना। उससे पहले ये ना हो कि थोड़े दिनों बाद फिर से नई प्रॉब्लम निकल के आने लगी और आदमी बीमार हो रहे हैं उस पानी को पी के। तो पहले अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो, देखो कि किस तरीके से आप जो पोर बढ़ने वाली प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो बहुत ही एक सस्ता और आसान तरीका हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है। देखिए डे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछे जाते हैं बैंकिंग में, एसएससी में, सब जगह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये, ठीक है? और जो थीम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को आप लोगों को मैंने हल्का क्वेश्चन दिया है, ठीक है? भारी क्वेश्चन मैं खुद बता रहा हूँ, ओके? तो जो थीम है ये 3 साल की थीम बता रहा हूँ मैं कंटीन्यूअस, 17 की बता रहा हूँ, 16 की बता रहा हूँ और 15 की बता रहा हूँ। देखिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ऊपर से गर्मी आ रही है इसलिए भी बता रहा हूँ। तो व्हाई वेस्ट वाटर, पानी को क्यों वेस्ट करते हैं, इसके बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो पानी को वेस्ट मत कीजिए, देखिए बहुत ही कीमती एक चीज है, उसको कभी भी मतलब हल्के में मत लीजिए, सोच के देखिए एक दिन ना मिले तो क्या हो जाएगा। तो दूसरा है वाटर एंड जॉब्स, ये 2016 की थी और इससे ये वाटर एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 2015 की थी। ये तीन थीम थी, कम से कम 16 और 17 की तो याद रखिएगा, दोनों आसपास की हैं। और जॉब्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो दोनों को एक साथ कनेक्ट किया गया था। और ये पूछा जा रहा है आप क्यों वेस्ट कर रहे हो भैया, वेस्ट करना बंद कर दो, अब तो पूछ ही लिया है डायरेक्ट, पहले तो कह रहे थे सेव करो, अब कह रहे हैं कर क्यों रहे हो भाई साहब वेस्ट। तो वो चीजें पूछी जा रही है। तो आप भी छोटे छोटे मतलब मेजर्स लेके इन चीजों को सोल्व आउट कर सकते हैं, जैसे कि अगर जैसे गार्डन में जो बर्तन धुलने वाला पानी है उसको गार्डन में पहुंचा दिया जाए पाइप के थ्रू, इस तरीके की चीजें हैं। पानी को ज्यादा से ज्यादा मतलब टैप वगैरह होते हैं उनको चेक करते रहे, टपकता ना रहे। छोटे छोटे से हैं यार, बहुत ही ज्यादा लंबे स्केल पे इम्पैक्ट पड़ जाता है अगर छोटी छोटी चीजों का सोल्यूशन निकाल के चलो तो। न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं, पेज फर्स्ट पे न्यूज है अफ्रीकन वाली, जो न्यूज हमने आप लोगों को हमने डिस्कस की थी मिलके, वो नोएडा वाली प्रॉब्लम की, अफ्रीका वाले आदमी जो है उन पे नोएडा में और इंडिया में जगह जगह स्थानों पर उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं इसमें कि अब यूएन जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, तो वो आके इसमें इंटरफियर करे, जो ह्यूमन राइट काउंसिल है HRC यूएन की, तो अफ्रीका वाले चाहते हैं कि वो आके इसमें इंटरफियर करे, जिस तरीके से श्रीलंका के ऊपर केस चल रहा है इसी तरीके से चाहते हैं हमारे ऊपर भी चले। ठीक है, तो देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो जेन्युइन सी बात है कि इस तरीके के बारे में सोचेगा। तो अब देखिए क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, डे बाय डे का है, आगे भी आता ही रहेगा, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, वैसे हम कर चुके हैं इसको। पेज 1 और पेज 8 की न्यूज़ है और यही वाली न्यूज़ पीआईबी में भी है। न्यूज़ क्या है कि जो टॉप नेशनल रैंकिंग है, तो उसमें सबसे ऊपर जो आया है ये 2 साल से अभी स्टार्ट की थी, एक तो 2016 में आई है और नेक्स्ट अभी 2017 में आई है। तो ये क्या किया जा रहा है, हमारी जो खुद की जो यूनिवर्सिटीज होती है, खुद के जो कॉलेजेस होते हैं, उनके साथ में कंपेयर किया जाता है और किस तरीके से उनकी रैंकिंग दी जाती है उस पर फोकस किया जाता है। तो आईआईटी मद्रास का, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आईआईटी मद्रास को सेकंड नंबर मिला है यहाँ पे, जो फर्स्ट नंबर पे है वो आईएससी बैंगलोर है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही है और दूसरी एक चीज और बोली जा रही है कि वो क्या बोली जा रही है कि जो वुमेन फैकल्टी है वो बहुत ही कम है आज की डेट में अगर देखा जाए, तो उन पर भी फोकस करके चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती किसके अंडर है, देखिए मिनिस्टर दो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में ये सारी चीजें आती हैं। चलिए यही क्वेश्चन, हालांकि पूछने का मूड नहीं था, लिख दीजिए, पर फिर भी देखिए कई बार न्यूज में आ जाता है तो पूछ लिया जाता है, और खासकर ऐसे तो मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है जो डायरेक्टली सोसाइटी से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। तो इसके इनके मिनिस्टर का नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए फिर ये है, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे मद्रास हो गया, फिर आईआईटी बॉम्बे हो गया, फिर खड़गपुर हो गया और फिर आईआईटी दिल्ली हो गया। तो ये 5 की इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है टोटल फैकल्टी, पीएचडी फैकल्टी और वुमेन फैकल्टी। तो देखिए यहाँ पे 90, यहाँ पे 91, 75 ओनली, कितनी कितनी कम है। अगर नॉर्मल टोटल पीएचडी फैकल्टी देखा जाए तो इतनी सारी है यहाँ पे, और टोटल फैकल्टी मतलब वुमेन का सबसे बड़ा फोकस होता है वुमेन वाला, कि ये वाली चीजें बहुत कम रहती है, बहुत कम। किसी भी लेवल पे देख लीजिए, पंचायत पे देख लीजिए या फिर पार्लियामेंट में देख लीजिए या फिर साइंटिस्ट में देख लीजिए या फिर यहीं पे देख लीजिए, टीचिंग में देख लीजिए, मतलब हर जगह इनको बस वुमेन को ये कहते हैं कि इनको बस हाउस वाइफ बना के रखो। तो ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है जो कि चेंज हो रही है, हालांकि आगे आने वाले टाइम में और चेंज हो जाएगी। आइए अब आगे देखते हैं। पेज 1 और 2 पे दोनों पे ये न्यूज़ है, 50,000 जॉब जाने के चांसेस लग रहे हैं हरियाणा में। किसकी वजह से, जो कि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होते हैं उसके आसपास में जो 500 मीटर की रेंज तक बंद कर दिया गया है दारू का बिकना। तो उसके ऊपर ये आ रहा है। अब देखिए मैं न्यूज़ चैनल सुन रहा था तो उसमें जो सोसाइटी वाले हैं, जो कि जो मतलब ये तो रोड की बात होगी, तो कुछ आदमी ऐसे हैं उनको ये भी लग रहा है कि अगर हाईवे से चीजें हटा देंगे तो कॉलोनीज में अंदर जो सोसाइटी में आके दुकानें बनने लगेंगी, तो और ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। हालाँकि देखिए इस तरीके की बात सही नहीं है, क्योंकि यार देखिए कॉलोनी में अगर कोई मतलब हालाँकि हालत पहले तो कॉलोनी में नहीं आएगी, थोड़ा डिस्टेंस पे आएगी, ठीक है ना? एक ऐसे नहीं आएगी कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे आएगी नहीं है, क्योंकि आना आने दिया नहीं जाएगा वहाँ पे। तो मार्केट में आएगी, तो पहली तो बात ये होगी, मार्केट में अगर फिर भी कोई बंदा पी रहा है तो वहाँ पे वो खुद को नुकसान पहुँचा रहा है ओनली। पर अगर अगर कोई बंदा
रोड पे पी के चला रहा है तो खुद की तो जान खतरे में डाल ही रहा है, ऊपर से सामने वाले की जान और खतरे में डाल रहा है। तो वो एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए हालांकि लोगों के अपने अपने कंसर्न होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो सब अपनी अपनी बातें बोल सकते हैं, तो उन्होंने उसी तरीके से चीजें बोली हैं। तो चंडीगढ़ में भी देखिए, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मतलब सब जगह और देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए इससे क्या होने वाला है, सबसे बड़ी बात क्या है, रेवेन्यू का लॉस होने वाला है बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा जो फायदा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको इसका सारा, इनका सारा जो पैसा कमाया जाता है वो उनके पास में जाता है। तो वो भी चीजें यहाँ पे बोली जा रही है कि देखिए किस तरीके से चीजों को टैकल करके चलना चाहिए। तो वही है, चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बस एक दो पॉइंट था और ज्यादा कुछ नहीं था। ये डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट क्या है कि गर्ल को प्रेफरेंस दिया जाता है। देखिए ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी न्यूज लगी मुझे सुन के। जो बच्चे अडेप्ट किए गए हैं तो उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो जो मेल अडेप्ट किए गए हैं और जो फीमेल अडेप्ट की गई हैं चिल्ड्रन, वो देखिए अगर फॉरेन कंट्री में जो इंडिया से अडेप्ट करके लेके जा रहे हैं बच्चों को, वो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे दिख रही है चीजें। क्या दिख रही है? ये दिख रही है, देखिए यहाँ पे देखिए यूएसए में जो किया जाता है, यूएसए में कितना किया जाता है 97, और यहाँ पे कितना 525। मतलब ये सब जगह अगर आप लोग देखें सारी कंट्री में अगर मिला के चले तो मेल देखे कितना कम है और फीमेल देखे कितना ज्यादा अडेप्ट किया जा रहा है। तो ये मतलब एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है एक तरीके से, प्रेफरेंस कितना दिया जाता है फीमेल को एज कम्पेयर टू इंडियन सोसाइटी। तो कहीं पे भी आप ये डेटा यूज कर सकते हैं राइटिंग में अपना, अगर कहीं पे ऐसे लिख रहे हैं कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो अच्छा पॉइंट है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पेज 9 की न्यूज है ये, और वो पिछले वाली न्यूज जो थी वो एडिटोरियल पेज वाले की थी, पेज 7 की न्यूज थी ये, डेटा पॉइंट जो एडप्शन वाली थी, ठीक है। पेज 9 की न्यूज है। पेज 9 की न्यूज क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने नोट दे दिया ब्राक मिसाइल को, ठीक है। ये ब्राक मिसाइल जो है वो कहाँ से ली जा रही है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ब्राक का नाम लेते ही लोग बाग ब्राक ओबामा सोचते हैं। तो ब्राक ओबामा तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ब्राक ओबामा ब्लैक है और जो 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 ये मिसाइल है वो व्हाइट है। तो पहले तो ये चीज आप लोग माइंड से निकाल दो कि वो ब्राक ओबामा वाली मिसाइल नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ये सरफेस टू एयर है। बहुत बार पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन, और सीडीएस वगैरह में, सीपीएफ में, तो जो डिफेंस वाले हैं उनमें तो बहुत ही जल्दी पूछा जाता है, और एसएससी वगैरह में। हालांकि यूपीएससी में भी एक दो क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है इसका प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये नेवी के लिए इसको बात चल रही है खरीदने की। तो देखिए दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है, ये इजराइल से है, ये बराक ओबामा वाली यूएसए से नहीं है, इजराइल से है। दूसरी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो यूज कहाँ पे की जाएगी इसको भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं, एयरक्राफ्ट पे, किस पे? यहाँ पे इसको एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है आईएनएस विक्रमादित्य, उस पे इसको मतलब चांसेस है बहुत ज्यादा इसको यूज करने के। और तीसरी आप लोगों को याद रखनी है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ही आज की डेट में डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, पेज 9 पे न्यूज है, पीएम इजराइल ट्रिप में सी यूएई डील। तो देखिए ये इस तरीके के आर्टिकल मैं छोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्टिकल मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर सकते हैं, मैं कभी भी क्वेश्चन ये नहीं आएगा यूपीएससी में किसी भी पेपर में कि मैं पे आ जाएगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता था। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाएंगे ट्रिप पे और वहां चीजों को डिस्कस करेंगे, वहां चीजें पे एग्रीमेंट होगा, तो तब आर्टिकल को डिस्कस करेंगे ना। तो फ्यूचर का आर्टिकल है, तो मैं इसलिए इस तरीके के आर्टिकल छोड़ देता हूँ जिनका फ्यूचर में आने का स्कोप रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल छोड़ देता हूँ, पूरे न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से छानता हूँ मैं। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपका कुछ छूट जाएगा जब मैं डिस्कस करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ वो आर्टिकल छोड़ूंगा जिनका फ्यूचर में आने का प्रोस रहेगा और ढंग से आएंगे फ्यूचर में, और अभी उनके ऊपर एम्बिग्यूटी बनी हुई है, अभी क्लियरिटी नहीं है किसी चीज को लेके, तो इस तरीके के मैं आर्टिकल इसीलिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल श्योर रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाले आर्टिकल देखिए पेज 11 पे ये न्यूज है। न्यूज क्या है? ये जो न्यूज है, ये न्यूज है किशोरी आमोनकर जी से। ये क्या हुई है, अभी एक्सपायर हो गई है। रिलेटेड किसे थी? हिंदुस्तानी क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड थी, तो याद रखना है, तो पूछ लिया जाता है कई बार। और दूसरा क्या है, जयपुर घराना। ये घराना वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे सारे हिस्ट्री में, जिसमें कल्चर वाले पोर्शन में। तो ये वहां से रिलेटेड थी, जयपुर घराना से, और इनकी मदर जो थी वो भी मतलब इसी से कनेक्टेड थी। और जो सीखा गया है इन्होंने, किससे सीखा गया है? ये अल्लाह दिया खान साहिब, इनको भी याद रखिएगा। ये भी किससे है? हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है, इसलिए कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ये कई सारे अवार्ड मिले हैं इनको, देख लीजिएगा, याद रखना हो थोड़ा एक दो बार, तो कई बार पूछ ली जाती है। पेज 11 पे न्यूज है, एसबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैड लोन बहुत कम हो जाएगा जब बैंक का मर्जर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन है? एसबीआई की चेयर है, क्या नाम है इनका? अरुणधति भट्टाचार्य जी। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। तो किसको मिक्स करने जा रहे हैं, मतलब किसको मर्ज करने जा रहे हैं? तो बीकानेर एंड द जयपुर बैंक एक ही है ये, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रिवनकोर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से मर्ज किए गए हैं, 3 दे देंगे और फोर्थ को और ऑप्शन दे देंगे और आप लोगों को घुमा देंगे। तो इस चीज को थोड़ा याद रखिए, कौन कौन से मर्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये देखिए रोजर फेरेडर जी, फेवरेट पर्सन है यार,
मतलब किस एज में आके भी ये कमाल कर रहे हैं। इस एज में आके तो मतलब टिक जाते हैं बहुत सारे जो प्लेयर रहते हैं, पर फिर भी इन्होंने राफेल नडाल को हरा दिया मियामी ओपन में। तो याद रख लीजिएगा, पेज 14 पे न्यूज़ है, पूछ ली जाती है। सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है, इनसे पूछा गया कि आप रिटायर कब होगे, तो इन्होंने बोला जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि मैं खेलने लायक नहीं बचा हूँ, उस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा। और ये इन्होंने बोला था, एक बार ये भी आशंका आई थी कि 100 की बात थी कि 100 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हो जाएंगे, पर लेकिन अब 150 के करीब पहुंचने वाले हैं, आज तक भी इन्होंने रिटायर होने के बारे में नहीं सोचा है। तो इस तरीके की एनर्जी होनी चाहिए चीज़ों को करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो गया तो बस साइड में बैठ गए लेके चीज़ों को, तो हमेशा प्रोग्रेसिव वे में चीज़ चलती रहनी चाहिए। ये देखिए, ग्लोबल इनिशिएटिव चलाने की बात चल रही है, पेज 16 पे न्यूज़ है, फेक न्यूज़ से रिलेटेड है। फेक न्यूज़ यूएस के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, अभी फ्रांस में इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ पे बात चलेगी, क्रॉस चेक की बात चल रही है। ये एक गूगल के साथ में मिला के बात चला रहे हैं, स्कीम चला रहे हैं जिसे क्रॉस चेक किया जा सके। तो मिल कॉन्टेस्ट में यही फेसबुक वगैरह हो गए, फोर्ड फाउंडेशन हो गए, तो ये सब मिलके मोजिला वाले तो यही सब चीज़ों को टैकल करने के लिए सोच रहे हैं। तो 14 मिलियन का एफर्ट लगाने की बात चल रही है, तो जिसपे ये काम करके चलेंगे। तो देखिए, थोड़ा-सा बस आइडिया होना चाहिए, आगे आने वाले टाइम पे और न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड और इसको यूज़ किया जा सकता है। ग्लोबल इनिशिएटिव बनाने की बात चल रही है, इंडिया वाले भी इसमें जाके अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। ओके? अब यहाँ तक हो गया, अब देख लेते हैं जो है, ये क्या है, ये पीआईबी स्टार्ट हो गया हमारा। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है, प्रेसिडेंट ने विजिट किया है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी को विजिट किया है, तो इसके बारे में विजिट किया है वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, म्यूजियम को विजिट किया है। अब इसके बारे में थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो कनेक्टेड किससे है, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, ठीक है। और पाला एम्पायर, तो सबसे बड़ी बात कहाँ पे हो गई, विक्रमशिला बिहार वाले एरिया में पड़ती है। तो आप लोगों से ये भी एकदम पता चल जाता है पाला एम्पायर कहाँ पे था, उसी वाले एरिया में होगा कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को देखिए, तो विक्रमशिला के बारे में मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दिया लगभग। आप लोगों को नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इन दोनों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, नालंदा का नाम आते ही तो मतलब बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी, ये स्टैब्लिश की गई थी धर्मपाला के द्वारा। बहुत ही बार पूछा गया है 18th सेंचुरी के और 19th सेंचुरी के एयरफेयर में। रेस्पॉन्स क्या था, रेस्पॉन्स ये था कि जो क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप है नालंदा यूनिवर्सिटी में वो डिक्लाइन हो रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी से पहली है, उसके बाद में विक्रमशिला आई थी, ये याद रखना, ठीक है ना। डिक्लाइन हो रही थी तो इसीलिए ये इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया इन्होंने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे पड़ती है, बिहार में पड़ती है। और इसको डिस्ट्रॉय भी किया गया था, ये यूनिवर्सिटी है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको तोड़ा गया था। इसका रीजन है थोड़ा सा, मतलब बता देता हूँ मैं आप लोगों को, क्यों, इससे आप लोगों को याद रहेगा। देखिए, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, मतलब सेक्स के थ्रू समाधि तक पहुंचना। तो इनको यहाँ पे जब ये गए तो यहाँ पे क्या देखा इन्होंने, बहुत से बंदे सेक्स कर रहे थे और उनसे बोला गया था कि देखिए उससे मतलब क्या रहेगा, इनका माइंड शांत रहेगा और ये समाधि तक पहुंच जाएंगे। तो ये बोले कि यार इस तरीके की चीजें तो हमने कभी नहीं देखी, तो इन्होंने क्या दिया कि ये सब यहाँ पे नोटंकी कर रहे हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, मतलब इस तरीके का बोला जाता है। तो यही चीजें हैं जिसकी वजह से ये गुस्सा आ गए थे वहां पे कि ये, क्योंकि इस्लाम में आप लोग जानते हैं सारी चीजें कितनी उसमें ली जाती हैं, इस तरीके की चीजें मतलब वो ज्यादा ज्यादा टॉलरेट नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको तोड़ने की बात वहां पे कर दी गई थी, ठीक है। तो देखिए, दूसरी जो न्यूज है वो है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड है, ये क्या करने जा रहे हैं, भारतीय युवा शक्ति, मतलब एक तरीके की चीजें चलाने जा रहे हैं। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं कहाँ पे। ये देखिए, सबसे बड़ी बात हो गई ग्राम लेवल पे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। तो नाम याद रखना है आपका, भारतीय युवा शक्ति। तो ग्राम लेवल में जितने एंटरप्रेन्योर लेवल की हैं, जो भी यूथ होते हैं, उनको वहां से छांटने की बात चल रही है, वहां से सर्च करने की बात चल रही है। एम वही है, एनकरेजिंग द यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें इनको एनकरेज किया जाए और वो भी ग्राम लेवल पे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है जबकि ग्राम लेवल का नाम आता है वहां पे निकल के। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो प्रणब मुखर्जी जी ने क्या किया है, उन्होंने जो रिपब्लिक ऑफ सेनेगल है, वहाँ की इंडिपेंडेंस के लिए उनकी जो कंट्री है उसको ग्रीटिंग किया, मतलब बधाई दी है। अब सेनेगल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसी बहाने से पूरी कंट्री का पता चल जाएगा। देखिए, ये हो गया यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ पे अगर पूरा देखें, ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया अमेरिका वाला, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये वाली कंट्री है सेनेगल। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को और ढंग से देखने को मिलेगा। तो सेनेगल ये वाली कंट्री हो गई यहाँ पे। तो इस वाली का जो पोर्शन है, आप लोग क्वेश्चन बता दीजिएगा। चलो देखिएगा कौन कौन सी बाउंड्रीज को टच कर रही है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। और दूसरा क्या है, इसकी कैपिटल के बारे में बोला गया है। कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी डकार, ठीक है। खाना खा के डकार मार दो, ये ये इसकी कैपिटल हो गई। ओके। और दूसरा क्या है, जो इसकी करेंसी है वो है वेस्टर्न अफ्रीकन सी एफ ए फ्रैंक,
तो ये CFA क्या है, ये फाइनेंशियल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका, तो ये इसकी करेंसी है। करेंसी भी अपन लोगों को याद रखनी है तो देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा यही है, बस याद रखिएगा, जितना हो सके चीज़ों को रिवीजन होती रहेंगी, हर चीज़ें बार बार आती रहेंगी तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इनका इंडिपेंडेंस डे था, तो उसी के लिए इनको बधाई दी गई थी, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ थी, तो PIB की न्यूज़ थी। ओके, फिर ये वही रैंकिंग वाली बात आ गई है, ये यूनियन HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ये तो क्वेश्चन भी पूछा था मैंने चलिए आंसर मिल ही गया आप लोगों को पहले ही। कोई नहीं, देखिए पढ़ाते पढ़ाते खांसी भी बंद हो गई, कितना मोटिवेट होता हूँ मैं आप लोगों को जब पढ़ाता हूँ, तो आप लोग भी इसलिए मोटिवेट होकर आंसर दिया कीजिए ओ तेरी नजर लग गई। इंडियन रैंकिंग, तो 2017 की जो रैंकिंग आई है उसके खिलाफ बात, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ये सेकंड रैंकिंग है, फर्स्ट 2016 में आई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फर्स्ट तो आप लोगों को ये याद रखना है कि बैंगलोर जो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर है, उसको सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसके अलावा क्या चीज़ है, टोटल आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, टोटल इंस्टीट्यूशन कितने हैं इसके थ्रू, 2995। ठीक है, तो ये है, तो इतने तो इंस्टीट्यूशन है, इसमें कितना लगाया गया, दो, इसमें 2000 नहीं 232 यूनिवर्सिटी है, और 1024 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, 546 मैनेजमेंट है, 318 फार्मेसी वाले हैं, और 637 ये कितना है, जनरल डिग्री जो प्रोवाइड कराते हैं BA BSc वाले वो हैं। तो इतने सारे इसमें टोटल इंक्लूड किया गया, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो मतलब ये नहीं है, रटनी नहीं है चीज़ें, आइडिया होना चाहिए कि ये मतलब ये तो पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं और जनरल वाले हैं, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। ओके, तो ये वाली यूपीएससी से रिलेटेड है, प्रोफेसर डेविड जी को यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, सबसे पहली बात तो ये हो गई, पहले तो इसी को देख लीजिए, ये आर्टिकल के तहत किसके तहत होता है, ये 316 के तहत होता है। आर्टिकल 315 से 323 तक पार्ट 14 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और इसमें कमीशन में जो टोटल चेयरमैन एंड द 10 मेंबर होते हैं, तो टोटल 11 होते हैं, तो 11 की टीम पूरा क्रिकेट खेलती है मिलके, जो भी यूपीएससी के थ्रू चुन के जाते हैं उनके साथ में फुल एक टीम रहती है सामने। आओ भैया देखते हैं तुमको, जो चेयरमैन है और अदर मेंबर है यूपीएससी के, वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये आप लोगों को क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिए पीडीएफ यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करनी है, न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगी, जो न्यूज़पेपर कंप्लीट द हिंदू है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और ऊपर से देखिए चीज़ों को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार बोल रहे हैं बंदे कि उनको नहीं मिल पा रहा है, कि कैसे उनके पास नोटिफिकेशन आता है, तो घंटी की वो है उसको दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ यार इसको शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों तक पहुंचाए। मैं बहुत सारे अभी कमेंट मुझे मिल रहे हैं कि सर पता नहीं चल रहा है, आप लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है, तो फेसबुक पे शेयर कर दीजिए यार, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कई जो भी आपका कोई भी और इशू है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पानी को सेव कीजिए, शेयर कीजिए चीज़ों को, और एक दूसरे की हेल्प कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।